नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के बारे में। और इस लेक्चर में हम मैप के माध्यम से कंप्लीट उत्तर प्रदेश जीके को पढ़ेंगे। जितनी भी उत्तर प्रदेश की जीके से क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम डिस्कस कर लेंगे और सभी के सभी तैयारी अच्छे से कर लें, इसलिए हमने सारे मैप के माध्यम से सभी चीजें मैप के माध्यम से समझाई हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए देखते हैं पहले मैप की ओर आगे देखते हैं। तो पहले मैप में कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ राज्य दिए गए हैं, उनके समीप सीमावर्ती जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के वो दिए गए हैं कि कौन कौन सा जिला किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। इनको पढ़ने से पहले हमें एक चीज कंफर्म कर लेनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या चीज ये याद होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नामकरण है वो कैसे कैसे हुआ, किस किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का नामकरण उत्तर प्रदेश पड़ा। तो सबसे पहले जून 1836 की बात की जाए, जून 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था। तो ये चीजें आप लोग नोट करिए, नोट सुनाइए। बाकी इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी हम आगे बताएंगे आपको, कैसे इसको डाउनलोड करना होगा, सारी चीजें आपको क्लियर करके बता देंगे किस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। फरवरी 2000 फरवरी 1877 में, फरवरी 1877 में इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत व अवध, व अवध व आगरा, व आगरा। उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत व अवध व आगरा। 1877 में इसका नाम रखा गया। 1902 में इसका नाम क्या रखा गया था? संयुक्त प्रांत। 1902 में इसका नाम रखा गया था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत नाम कब रखा गया था? 1902 में। संयुक्त प्रांत अवध व आगरा 1902 में रखा गया था। इसके बाद में 1937 में इसका नाम रखा गया था केवल संयुक्त प्रांत। अवध व आगरा को हटा दिया गया और नाम रख दिया गया संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का नाम क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को इस दिन क्या होता है? उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। स्थापना दिवस भी मनाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था और इसका नाम, संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके नाम रखा गया था उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को। अगर इसका पुनर्गठन की बात की जाए, इसका पुनर्गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश का? तो पुनर्गठन बताइएगा सर। 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था। इसके बाद में एक जानकारी आपको और रखनी होगी, वह कौन सी है कि इसकी राजधानी, राजधानी कैसे कैसे इसमें परिवर्तन आए, राजधानी कैसे लखनऊ पड़ी, ये चीज भी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर राजधानी की बात की जाए, राजधानी, तो राजधानी में आप सर बताइएगा, इसकी जो राजधानी है, अगर बात की जाए आगरा, इसकी राजधानी कब पड़ी थी? आगरा। तो आगरा बताइएगा सर 1836 से 1858 तक राजधानी क्या रही थी उत्तर प्रदेश की? आगरा रही थी। प्रयागराज राजधानी कब रही थी? प्रयागराज। तो प्रयागराज बताइएगा सर 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी प्रयागराज रही थी। इसके बाद में लखनऊ राजधानी कब रही? लखनऊ राजधानी कब रही? 1921 से 1935 तक। तो सर लखनऊ तो अभी भी है, तो जब ये लखनऊ राजधानी रही थी 1921 से 1935 तक, तब ये रही थी आंशिक रूप से। कैसी रही थी? आंशिक रूप से रही थी, आंशिक रूप से। लेकिन अब वर्तमान में पूर्ण रूप से जो राजधानी है लखनऊ, वो कब पड़ी थी? 1935 में। 1935 में पूर्ण रूप से राजधानी बनी थी। पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से राजधानी कौन सी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश की? पूर्ण रूप से राजधानी बनाई गई थी लखनऊ। लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी
बनाई गई थी। तो ये चीज भी आपको याद रखना होगा, कब बनाई गई थी? 1935 में। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। इसके बाद में यहां पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा। उत्तर प्रदेश की सीमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की सीमा। बाकी हम छोटा छोटा डाटा हर एक मैप में कुछ ना कुछ डिस्कस करते चलेंगे, यहीं पर अगर डिस्कस कर देंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। हर मैप में कुछ कुछ डाटा डिस्कस करेंगे, जैसे कहीं क्षेत्रफल बताएंगे तो वहीं पर जनसंख्या बता देंगे, वहीं पर साक्षरता दर बता देंगे। तो ऐसे जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है, तहसील हुए, ग्राम पंचायत हुई, नगर पंचायत हुई, नगर विकास, नगर निगम हुए, और भी जैसे बहुत से डाटा हैं, तो इनको हम हर मैप के माध्यम से थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको तकलीफ ना हो। तो उत्तर प्रदेश की अगर सीमा की बात की जाए, तो सर अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वह कितने राज्यों से जुड़ लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 स्टेट यानी 8 राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। सर केंद्र शासित कितने प्रदेश हैं, या है भी या नहीं? तो बताइएगा सर, एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है? दिल्ली। और एक देश है, एक कौन है? एक देश है, कंट्री है, एक कौन सी कंट्री है? तो बताइएगा सर, एक कंट्री है, कौन सी है? नेपाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो यहां पर आपको दो चीजें कंफर्म याद रखनी होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्टेट कितने हैं, तो स्टेट बताइएगा सर 8 स्टेट के साथ सीमा साझा करता है। कंट्री पूछा जाए तो बताइएगा सर एक कंट्री के साथ सीमा साझा करता है। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो बताइएगा सर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं कि आठ आठ राज्य कौन कौन से हैं, आठ राज्य हैं, वह कौन कौन से आठ राज्य हैं जिनके साथ में उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है? तो सर बताइएगा, सबसे पहला हिमाचल प्रदेश, जो सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है, सहारनपुर के साथ बहुत थोड़ी सी लगती है, तो सबसे कम लिख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश। दूसरा क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, और राजस्थान हो जाएगा, इसके बाद में बिहार हो जाएगा, बिहार भी करता है, और मध्य प्रदेश हो जाएगा। और पूछा जाए अगर सबसे कम हिमाचल प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बताइएगा सर, मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा, तो कितने हो गए? 8 राज्य हो गए, 8 राज्य। अगर यहीं पे पूछा जाए कि सर एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी कौन सी है, तो बताइएगा सर एक यूटी है, एकमात्र यूटी है, जो कौन सी है? दिल्ली। इसके बाद में एक कंट्री पूछ ली जाए कि सर एक देश कौन सा है, कंट्री कौन सी है, तो बताइएगा सर नेपाल एक देश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो ये चीजें आपको क्लियरली याद रखनी होगी। बाकी कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, इस चीज को भी हम देखेंगे। फिलहाल में हम भौतिक स्थिति के बारे में एक बार रुक करते हैं। तो भौतिक स्थिति में अगर हम भौगोलिक परिचय को पढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और अगर पूछ लिया जाए कि मील में बताइएगा सर कि मील में कितना होगा, तो 93,023, ये इतने मील, 93,023 मील उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। पुनर्गठन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? 2,94,411 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था पुनर्गठन से पहले। भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर भारत के क्षेत्रफल की बात कर ली जाए, यहीं पर किसके क्षेत्रफल की बात कर ली जाए? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ये है। भारत का क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो बताइएगा सर 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? भारत का क्षेत्रफल है। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो बताइएगा सर यूपी, जो टोटल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अगर स्थान की बात कर ली जाए, तो यह कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है, और यह स्थान कैरी करता है, चौथा स्थान रखता है।
तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में? चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है भारत में? पहला स्थान है राजस्थान का। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? राजस्थान उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का 10.4% है। और मध्य प्रदेश दूसरा स्थान रखता है जो 9.38% है। और महाराष्ट्र तीसरा स्थान रखता है, और महाराष्ट्र जब तीसरा स्थान रखता है तो यह 9.34% है। और इसके बाद में और कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश आता है जो 7.33% है। और इसके बाद में गुजरात आ जाता है, तो गुजरात कितने प्रतिशत है? 5.96% है। अगर सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सबसे छोटा राज्य बताइएगा सर। जो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर तो ये बड़े रहे, ये जो राज्य दिए गए क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े राज्य दिए गए हैं ये। अब इसके बाद अगर सबसे छोटा लास्ट में पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो लास्ट में हो जाएगा गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 52 मिनट से कितना है? 30 डिग्री 24 मिनट के मध्य है। ये है उत्तरी अक्षांश से। और पूर्वी देशांतर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है। ये चीज याद रखनी होगी। मैंने जब क्लास ली थी तो उसमें बताया था ये क्या है? हमारा सौरमंडल या पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। इसके बाद में इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश, इसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और इसे कहते हैं दक्षिणी अक्षांश या फिर दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध है यानी भारत की स्थिति, ये भारत की स्थिति है। तो जहां पर भारत की स्थिति वहीं पर उत्तर प्रदेश की स्थिति ये वाली, ये उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ग्लोब में किस स्थान पर पड़ता है? उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है। तो अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश कहते हैं जो ये रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं होती हैं ऐसी लेटी हुई, जिन्हें लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। और इसी की स्थिति पूछी गई है। तो उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तरी अक्षांश बताइएगा 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है, ये बताइएगा। सर पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो स्थिति है वो कैसी है? पूर्वी देशांतर। इस वाले जो देशांतर रेखा से अगर हम देखें तो ये जो हमारा है वो कौन सा है? पूर्वी है, पूर्वी पूर्वी देशांतर है। और ये कौन सा है? ये पश्चिमी देशांतर है। तो ये चीज भी याद रखनी होगी। ये कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी, ये हो जाएगा पूर्वी। अगर हम नीचे की दृष्टि से देखें तो ये लेटिट्यूड से, ये हमने देखा था लॉन्गिट्यूड से तो देशांतर, लेटिट्यूड से तो मतलब अक्षांश। तो ये चीजें आपको याद रखनी होगी। अगर यहीं पर बात कर ली जाए कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला कौन सा है? तो बताइएगा सर सहारनपुर। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र दक्षिणी जिला है। जबकि पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली पश्चिमी पश्चिमी जिला है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। बाकी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी सारी। अब हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की दूरी है। मतलब ये अगर मान लीजिए पूरब है तो ये पश्चिम की दूरी कितनी है? 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की दूरी है। और इस दूरी की अगर बात की जाए, इस दूरी की, तो ये दूरी जो कितनी है? ये बताइएगा सर। ये दूरी है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो कितनी है? 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दूरी है। ये सारे डाटा आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद में हम जिलों को जान लेते हैं, कौन कौन सा जिला है जो जिसके साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। ये सभी आपको पॉइंट नोट करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको किस तरीके से मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो इसके लिए आपको एग्जाम वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। फ्री में अवेलेबल होगी यह पीडीएफ। और यहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को निकलवा कर आप इसी में अपने नोट्स बना सकते हैं। सभी नोट्स इसी में बना लीजिएगा, तो ये आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले थे, किस विषय में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले यहां से लेते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में केवल एक जिला लगता है, वह कौन सा? सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला लगता है? एक जिला लगता है, सहारनपुर। उत्तराखंड में 7 जिले लगते हैं।
7 जिले कौन कौन से हो जाएंगे उत्तराखंड में? तो एक हो जाएगा सहारनपुर, एक कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा। दूसरा मुजफ्फरनगर हो जाएगा, तीसरा बिजनौर हो जाएगा, चौथा मुरादाबाद हो जाएगा, पांचवा रामपुर हो जाएगा, छठा कौन सा हो जाएगा? बरेली हो जाएगा, और सातवां हो जाएगा पीलीभीत। सातवां कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत हो जाएगा। ये सातों जिले आपको याद रखने होंगे। नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश 7 जिले साझा करता है। कितने जिले साझा करता है? 7 जिले साझा करता है। तो कौन कौन से हैं नेपाल के साथ? तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा महाराजगंज, दूसरा सिद्धार्थ नगर, तीसरा बलरामपुर, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बहराइच, छठा लखीमपुर खीरी, सातवां पीलीभीत। तो ये 7 जिले आपको याद रखने होंगे। किसके लिए? नेपाल से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के 7 जिले। बिहार के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो बिहार में देखेंगे तो 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से बिहार में जो 7 जिले हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा महाराजगंज, एक कौन सा हो जाएगा? महाराजगंज। दूसरा हो जाएगा देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। तो ये हो जाएंगे आपके 7 जिले जो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? ये चीजें आपको याद रखनी होगी। तो बताइएगा सर। एक हो जाएगा आपका महाराजगंज, एक हो जाएगा महाराजगंज, दूसरा हो जाएगा कुशीनगर, तीसरा हो जाएगा देवरिया, चौथा हो जाएगा बलिया, पांचवा हो जाएगा गाजीपुर, छठा हो जाएगा चंदौली, और सातवां हो जाएगा सोनभद्र। तो ये 7 जिले हैं जो बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। जबकि झारखंड के साथ केवल एक ही जिला सीमा साझा करता है, वो कौन सा है? सोनभद्र। इसके बाद में मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश में 11 जिले कौन कौन से हैं? तो इसको देखेंगे तो सबसे पहले आगरा आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए आगरा का कुछ हिस्सा ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इटावा हो जाएगा, जालौन हो जाएगा, झांसी हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। 4 जिले हो गए। महोबा 5, बांदा 6, चित्रकूट 7, प्रयागराज 8, मिर्जापुर 9, और 10वां कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। तो ये चीजें, ये जिले आपको याद रखने होंगे। ये सभी जिले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने होंगे। इसके बाद में 11 जिले कौन कौन से एक बार नोट कर लेंगे एक बार फिर से। तो पहला कौन सा हो जाएगा? आगरा हो जाएगा, दूसरा इटावा हो जाएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा? जालौन हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा? झांसी हो जाएगा, चौथा कौन सा हो जाएगा? झांसी हो जाएगा, पांचवा कौन सा हो जाएगा? ललितपुर हो जाएगा। ये ललितपुर भी आपको याद रखना होगा, ललितपुर हो जाएगा। इसके बाद में छठवा कौन सा हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। इसके बाद में बांदा हो जाएगा, बांदा के बाद में चित्रकूट हो जाएगा, चित्रकूट के बाद में प्रयागराज हो जाएगा, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद सोनभद्र। ये जिले हो जाएंगे। तो कुल कितने हो जाएंगे? 11 जिले हो जाएंगे। 11 जिला सीमा साझा करते हैं किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। इसके बाद में हरियाणा देखेंगे। हरियाणा के साथ 6 जिले साझा करते हैं। एक कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? शामली हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बागपत, और चौथा कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, पांचवा हो जाएगा अलीगढ़, और छठा हो जाएगा मथुरा। तो ये 6 जिले बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं दिल्ली के साथ 2 जिले सीमा साझा करते हैं, एक गौतम बुद्ध नगर और एक गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद 2 जिला दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में बचा आपका कौन सा है? तो लगभग सारे ही कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान दो जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 2 जिले हैं? तो मथुरा है, आगरा है। तो इन 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वन रिपोर्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो वन रिपोर्ट के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ हम डाटा देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक जोन में, इकोनॉमिक जोन में बांटा गया है। 4 आर्थिक जोन में। अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, तो बताइएगा सर उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा, या फिर पूछ लिया जाए सबसे पहले 18वां मंडल कौन सा है? 18वां मंडल, तो बताइएगा सर अलीगढ़ है, जो वो 18वां मंडल है, अलीगढ़। इसके बाद में सबसे बड़ा मंडल कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़े मंडल है कानपुर, लखनऊ, मेरठ। ये 3 मंडल हैं, सबसे बड़े मंडल हैं, जिसमें 6 जिले आते हैं। जबकि सबसे छोटे मंडल कौन कौन से हैं? तो सबसे छोटे मंडल हैं मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी, और कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, और झांसी हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? बस्ती हो जाएगा।
और कौन सा, बस्ती हो जाएगा। ये आपके छोटे मंडल हैं, जो इसमें कितने कितने जिले आते हैं, 3-3 जिले आते हैं, 3-3 जिले आते हैं किसमें, छोटे मंडल में। और उत्तर प्रदेश में कुल मंडल की संख्या कितनी है, 18 मंडल की संख्या है। जिलों की संख्या कितनी है, अगर जिले पूछ लिए जाएं तो जिला बताइएगा सर, 75 जिला हैं। कितने जिला हैं, 75 जिला हैं। तहसीलें कितनी है, 351 तहसीलें हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया था, इकोनॉमिक जोन। और मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। अलीगढ़ मंडल कब बना था, 2008 में अलीगढ़ मंडल बना था। इस मंडल में कितने जिले आते हैं, इस मंडल में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो अलीगढ़ हो जाता है, एक एटा आ जाता है, दूसरा कासगंज आ जाता है, और हाथरस आ जाता है। तो ये 4 जिले हैं अलीगढ़ मंडल में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 की बात की जाए तो इसमें जो कुल वनावरण क्षेत्र है वह कितना है, 14,817.89 और वर्ग किलो 89 वर्ग किलोमीटर, यानी 6.15% है। चलिए देखते हैं सोनभद्र में क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में कहां पर पाए जाते हैं, सोनभद्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो वन क्षेत्र प्रतिशत है वो कहां पर पाए जाते हैं, सोनभद्र में ही पाए जाते हैं। इसके बाद में आपको न्यूनतम देखिए, तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, तो ये जिला है जो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। इसके बाद में न्यूनतम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला भी यही है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखनी होंगी। और यहाँ पर आपको जो जिले मैंने काउंटिंग में आपको बताया है, जो कुछ डाटा बताया है, तो वो भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डाटा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में जो अगला है उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट में ही देखेंगे तो सेम टू सेम वही आ गया है। अब उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो वनों के प्रकार में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और कटीली झाड़ियां, ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग जिसे हम दक्षिण का पठारी भाग भी कहते हैं, तो दक्षिण के पठारी भाग में कौन कौन से पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं दक्षिण के पठारी भाग में। और भावर एवं तराई के क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। गंगा यमुना के मैदान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी होगी। इसके बाद में चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार कौन कौन से हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में ओखला पक्षी वन्यजीव विहार है। अलीगढ़ में कौन सा है, सेका झील पक्षी वन्यजीव विहार। पटना पक्षी वन्यजीव विहार सबसे छोटा है, जो कि कहां पर है, एटा में पड़ता है। मैनपुरी में कौन सा है, समान पक्षी वन्यजीव विहार। कन्नौज में कौन सा है, लाख बहुसी पक्षी विहार। सांडी वन्यजीव पक्षी विहार कहाँ है, हरदोई में है। गोंडा में कौन सा है, पार्वती अरंगा पक्षी विहार है। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है। और बलिया में कौन सा है, तो जयप्रकाश नारायण, जिसे सुरहा ताल भी कहते हैं, सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है, ये है आपका बलिया में। रायबरेली में कौन सा पड़ता है, समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार। प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार। उन्नाव में कौन सा पड़ता है, शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार। महोबा में पड़ता है विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश में पक्षी वन्यजीव विहारों की कुल संख्या कितनी है, 14 है। और आगरा में और इटावा में दोनों जगह पर कौन सा पड़ता है, सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, आगरा और इटावा में पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर हम कुछ डाटा देख लेते हैं, यहाँ पर एक बार हम कुछ डाटा चेक कर लेते हैं। डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको याद बना रहे। तो इसमें हम डाटा चेक करेंगे, तो ये जो आपको क्या दिया गया है, वन रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, 14,817.89 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण क्षेत्र है। अब यहाँ पर हम कुल डाटा देखेंगे, डाटा में हम क्या चेक करेंगे, तो डाटा में जो उष्णकटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल
क्लाइमेट है तो वो ऊपरी, और ये देखिए यहाँ पर हम तीन भागों में पहले बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं, जो वनों के प्रकार को तीन भागों में बांटते हैं जो अभी बताया था। तो एक भाग तो ये रहेगा, दूसरा भाग कौन सा रहेगा, दूसरा भाग ये वाला रहेगा, तीसरा भाग ये रहेगा। तो तीसरा भाग ये रहेगा जिसे दक्षिण का पठारी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भाबर एवं तराई का क्षेत्र। और ये है हमारा गंगा यमुना का मैदान। गंगा का यमुना का मैदान कौन सा है, ये वाला गंगा यमुना का मैदान है। तो ये चीजें आपको, अब यहाँ पर आपको डाटा याद रखना होगा। डाटा में सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि औसत अधिकतम तापमान, अगर वर्षा ऋतु में जो हम बात करें, जब ऋतुओं में बात करेंगे तब भी हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी होगी कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, गोरखपुर में होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। और राज्य के पूर्वी क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर होती है। मध्यवर्ती मैदान में जो ये वाला मैदान है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर वर्षा आपको बतानी होगी कि जो मध्यवर्ती मैदान में 94 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी मैदान में 84 सेंटीमीटर। और दक्षिण एवं पठारी क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है, इसमें वर्षा कितनी होती है, 91 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है, 91 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वनों के प्रकार आपने देख ही लिए होंगे, तो वनों के प्रकार में ही हम अब चर्चा कर लेते हैं मृदा के बारे में। तो कितने प्रकार की, जो भावर मृदा है, तराई क्षेत्र की मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में यहां पर समझने का प्रयास करते हैं, इस जगह पर इसी जगह पर समझने का प्रयास करते हैं। तो मृदाएं कितने प्रकार की पाई जाती है, लगभग 6 प्रकार की मृदाओं में विभाजित किया गया, 6 भागों में मृदा को विभाजित किया गया है। तो जिसमें से पहला विभाग कौन सा है, भावर मृदाएं, भावर मृदाएं। दूसरा कौन सा है, तराई मृदाएं, दूसरा कौन सा, तराई। तीसरा कौन सा है, जलोढ़ मृदा, तीसरा है जलोढ़ मृदा। चौथा कौन सा है, विन्यन मृदा, चौथा कौन सा हो जाएगा, विन्यन मृदा हो जाएगा। और पांचवा कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंडीय मृदा, बुंदेलखंडीय मृदा। और छठवां हो जाएगा अरावली मृदा, अरावली मृदा छठवां हो जाएगा। तो 6 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें से अगर जलोढ़ मृदा देखी जाए तो जलोढ़ मृदा को 2 भागों में, एक तो बांगर मृदा, दूसरी कौन सी, खादर मृदा, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। विंध्यन मृदा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, कौन कौन से, लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। बुंदेलखंडी मृदा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, काली मृदा, काली मृदा, और कौन सी हो गई, लाल मृदा। काली मृदा और लाल मृदा 2 भागों में विभाजित किया गया है। काली मृदा को, इस वाली काली मृदा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी मृदा हो जाएगी, मांड मृदा हो जाएगी, मांड मृदा। और कौन सी हो जाएगी, कावर मृदा या राकर मृदा भी हो जाए, सॉरी कावर मृदा हो जाएगी। जब लाल मृदा को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे तो इसमें परवा मृदा या पड़वा कह सकते हैं, और इसमें जो दूसरी मृदा हो जाएगी वो हो जाएगी राकर। अरावली मृदा को भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कौन कौन से, लाल रेत और हो जाएगी भूरी रेत, लाल रेत और भूरी रेत हो जाएगी, लाल रेत और भूरी रेत है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुल मृदाएं हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो हम इसमें सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो आपको एक चीजें और याद रखनी होगी, अगर चैनल पर जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। आपको अगर कोई भी कोर्स परचेज करना है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको एग्जाम वेब पर कोर्स मिल जाएंगे, जिसमें यूपी पीएससी आरओ एआरओ का बैच आपको मिलेगा मात्र 199 रुपए में, 199 रुपए में आपको यूपी पीएससी आरओ एआरओ का बैच मिलेगा। और दिवाली ऑफर में 50 रुपए की छूट के साथ में यह बैच मात्र 149 रुपए में मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी से जल्दी इसको अभी परचेज करिए। बाकी आप 149 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। यूपीजी के अगर आपको पढ़नी है तो 49 रुपए में आप यूपीजी के का भी बैच ले सकते हैं। तो बहुत ही सस्ते में बैच दिए गए, तो जल्दी से परचेज करिए।
इसके बाद में हम उत्तर प्रदेश में वर्षा वितरण के बारे में, जो मैंने वर्षा वितरण बताया था उस समय, तो यही वर्षा है। तो मध्यम वर्षा होती है, ये जो क्षेत्र दिया गया है ये क्षेत्र मध्यम वर्षा का दिया गया है। यहाँ पर निम्न वर्षा होती है, ये जो क्षेत्र दिया गया है आपको, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये कैसा है, ये निम्न वर्षा का क्षेत्र है। और अति अल्प वर्षा, इस क्षेत्र में तो बहुत ही कम वर्षा होती है, जो ये नीचे वाला क्षेत्र दिया गया है ये अति अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। बाकी इसमें आप जिले एक बार देख लीजिए कौन कौन से जिला पड़ेगा। यहाँ पर आप एक चीज नोट करिएगा, तो ये जो जिला है, ये जो जिला दिया गया है इसको नोट करिएगा, भदोही। ये कौन सा है, भदोही जिला हो जाएगा। अब भौतिक विन्यास के बारे में देखते हैं। तो ये जो दिया गया है भाबर एवं तराई का क्षेत्र दिया गया है, जिसके बारे में मैंने बताया था, भाबर एवं तराई का क्षेत्र है। गंगा यमुना का मैदान या दोआब कह सकते हैं, तो ये जो बीच वाला दिया गया है ये गंगा यमुना का दोआब है। इसे क्या कहते हैं, दक्षिण का पठारी प्रदेश, ये दक्षिण का पठारी प्रदेश है। तो ये चीजें भी आप नोट करिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जिला है गंगा यमुना के दोआब में आता है। तो यहाँ पर इस मैप के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से आपको मैप के पूरा मिल जाएगा, सभी चीजें मैप के आपको एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। वन्य जीव विहारों के बारे में चर्चा करें तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, यह कहाँ कहाँ पर पड़ता है, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और कतरनिया घाट बहराइच में पड़ता है। सोहेलेवा वन्य जीव विहार श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर। सोह सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में पड़ता है। जबकि मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार। वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार। चंदौली में चंद्रप्रभा, जो कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। बांदा में रानीपुर वन्यजीव विहार। ललितपुर में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। आगरा और इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार पड़ता है। उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के बारे में समझेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक नदी आती है, गंगा नदी। तो गंगा नदी यहाँ से निकलती है और साइड साथ में ही इधर ऊपर की ओर आती है, आपको दिख रही होगी यमुना नदी। यमुना नदी और गंगा नदी का जो संगम होता है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में होता है संगम। और गंगा नदी और यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। एक नदी और आती है रामगंगा नदी, ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं। तो रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जगह पर मिलती है, आकर कन्नौज में मिलती है, जो गंगा नदी का पहला संगम माना जाता है उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी, ये देखिए लखनऊ से होते हुए ये देखिए यहाँ पर आके मिल रही है। इसके बाद में शारदा नदी आती है, शारदा नदी भी उत्तर प्रदेश की नदी मानी जाती है। और घाघरा नदी, राप्ती नदी भी उत्तर प्रदेश की नदी, नारायणी नदी भी उत्तर प्रदेश की नदी मानी जाती है। इसके बाद में जो दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं, टोंस नदी है, केन नदी है, बेतवा नदी है और सिंध नदी है। इसके बाद में चंबल नदी भी है। और यहाँ पर सोन नदी और रिहंद नदी भी दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां हैं। और सोनभद्र से निकलती है, तो इसीलिए इसका नाम भी सोन नदी है। तो यहाँ से ये चीजें भी आपको याद रखनी होगी। और ये नदी कहाँ पर जाकर मिलती हैं, बिहार राज्य में जाकर मिलेंगी जाकर। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वे कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी यमुना नदी, दूसरी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी हो जाएगी, तीसरी कौन सी हो जाएगी, रामगंगा नदी हो जाएगी। ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली हैं। मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो शारदा नदी हो जाएगी और घाघरा नदी हो जाएगी, घाघरा नदी। इसके बाद में राप्ती नदी हो जाएगी, राप्ती नदी। और कौन सी हो जाएगी, गोमती नदी हो जाएगी, गोमती नदी। इसके बाद में अब हमारे दक्षिण के पठार से कौन कौन सी, नारायणी नदी भी उत्तर प्रदेश की नदी मानी जाती है। दक्षिण के पठार से चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, टोंस नदी, सोन नदी, रिहंद नदी, ये दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, नदी के बारे में मैंने पूरी 3 क्लासों में आपको अच्छे से बताया था। उत्तर प्रदेश की सभी नदियां डिस्कस की थी, जिसमें 3 क्लास में कंप्लीट आपको जानकारी दी थी। तो यहाँ से आप एक चीजें, सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ से मैप के माध्यम से आपको सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं, तो मुजफ्फरनगर में सुक्रताल झील, अलीगढ़ में शेखा झील, हाँ रामपुर में गौर झील, और मथुरा में राधा कुंड, कुसुम कुंड, नहो झील, कोकिला कुंड, कृष्णा कुंड, मानसी गंगा कुंड। आगरा में कौन सी हो जाएगी, कीटम सूर सरोवर झील। इटावा में हो जाएगी सरसई नाबर। कन्नौज में हो जाएगा देवरिया ताल। हरदोई में हो जाएगा दाहर एवं
भिजवाना झील, और शाहजहांपुर में हो जाएगा बड़ा ताल या फिर गोखुर झील भी कह सकते हैं। पीलीभीत में फुलहर झील। और कानपुर नगर में कौन कौन से हो जाएंगे, मोती झील और बल्हापारा। झांसी में कौन सी हो जाएंगी, बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल। महोबा में हो जाएंगी मदन सागर, बेला सागर। बेला सागर है जो कैसी है, कृत्रिम झील है। कीर्ति सागर, विजय सागर और रहेला सागर। इसके बाद में उग्रा उन्नाव में कौन कौन सी जगह, नवाबगंज झील हो जाएगी। रायबरेली में कौन कौन सी हो जाएगी, तो रायबरेली में आपकी झील कौन कौन सी हो जाएगी, समसपुर झील। कौशाम्बी में अलवारा झील। टांडा दरी या फिर दर्रारगढ़, ये मिर्जापुर में पड़ेगी। वाराणसी में आंधी ताल पड़ेगा, और बलिया में पड़ेगा सुरहा ताल, और सुल्तानपुर में पड़ेगा राजा का बांध। भोजपुर और कौन सा बनेगा, लौंदी ताल पड़ेगा। गोरखपुर में आपका रामगढ़ ताल और बिलुआ ताल पड़ेगा। अयोध्या में आपका दरबन दरबन झील पड़ेगी। इसके बाद में लखनऊ में करेला झील, और सीतापुर में पड़ेगी सीता कुंड एवं चक्र कुंड। इसके बाद में बहराइच में चितौरा झील, और प्रयाग झील कहाँ पर पड़ेगी, बहराइच में पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल या आर्द्र भूमियों के बारे में चर्चा करते हैं, तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्र आर्द्र भूमि मुजफ्फरनगर व बिजनौर की सीमा पर स्थित है। ऊपरी गंगा नदी जो ब्रजघाट से नरौरा तक है, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में स्थित है। इसके बाद में आगरा का सूर सरोवर, इटावा का सरसई नावर झील, और हरदोई का सांडी पक्षी विहार, ये उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों में पूछा जाता है। और गोंडा का पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार। इसके बाद में संत कबीर नगर का बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। और उन्नाव का कौन सा पड़ेगा, नवाबगंज पक्षी विहार। इसके बाद में रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार। रामसरों की कुल संख्या कितनी है, 10 है रामसरों स्थल की कुल संख्या। उत्तर प्रदेश प्रमुख नदियां, अपवाह तंत्र, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपको बताया था कि ये उत्तराखंड दिया गया है, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ही है। यहाँ से देखिए कौन सी नदी आती है, गंगा नदी आ रही है और यमुना नदी आ रही है। इसी जगह से एक है रामगंगा परियोजना, या रामगंगा परियोजना है, ये इस स्थान पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर रामगंगा परियोजना है, जो रामगंगा नदी पर है। और यह रामगंगा नदी कन्नौज में जाकर मिलती है। इसके बाद में गर्रा है। इसके शारदा प्रोजेक्ट जो कहाँ पर है, गोमती नदी पर है। शारदा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, गोमती नदी पर है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। या फिर गोमती नदी, और जो बाद में शारदा नदी भी कहलाती है। घाघरा नदी, और ये कुवाना नदी, राप्ती नदी, गंडक नदी पर देखिए उत्तर प्रदेश और नेपाल बॉर्डर और बिहार बॉर्डर पर कौन सा है, गंडक परियोजना है। नेपाल स्थित उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में और भी देख लेते हैं। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। मौदहा बांध बिरमा नदी पर है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है। और राजघाट बांध बेतवा नदी पर, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर पेयजल हेतु ये परियोजना है। तो ये कुछ प्रमुख परियोजनाएं थी। अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांधों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बिजनौर में कौन कौन से बांध है, अफजलगढ़ रामगंगा नदी पर है। हरवली रामगंगा नदी पर है। इसके बाद में मध्य गंगा बैराज गंगा नदी पर है। मध्य गंगा बैराज है, यह कहाँ पर है, गंगा नदी पर है। बनवासा बैराज शारदा नदी पर स्थित है, और गिरजा बैराज घाघरा नदी पर स्थित है। सुहेली बैराज सुहेली नदी पर लखीमपुर खीरी में पड़ जाता है। और राप्ती बैराज राप्ती नदी पर श्रावस्ती में पड़ता है। अब अगर मिर्जापुर के बांधों के बारे में चर्चा की जाए, तो मिर्जापुर के बांध में जिरगो बांध जिरगो नदी पर, अहरौरा बांध गराई नदी पर, मेजा बांध बेलन नदी पर स्थित है। और अदवा बांध अदवा नदी पर स्थित है। सिरसी बांध वखेर नदी पर स्थित है। सिद्धार्थनगर में देखिए बनगंगा बैराज राप्ती नदी पर स्थित है। और अहरौरा बांध गहराई नदी पर स्थित है। ये कुछ उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हैं, जिसमें से हमीरपुर भी आ जाता है। तो हमीरपुर में कौन सा, मधोहा बांध है, जो बिरमा नदी पर स्थित है। झांसी में निम्न बांध जैसे बेतवा नदी पर स्थित परीक्षा बांध, माटा टीला बांध, सुकमा टुकमा बांध, और पथराई और सुकराई नदी पर स्थित पथराई बांध स्थित है। ललितपुर में भी काफी बांध स्थित हैं, जैसे जामनी जामनी नदी पर, रोहिणी रोहिणी नदी पर, शहजाद शहजाद नदी पर, गोविंद सागर शहजाद नदी पर, सजनाम सजनाम नदी पर, और राजघाट बेतवा नदी पर है। चित्रकूट में गढ़वा बांध है, और महोवा में सलारपुर कदरिया नदी पर, और अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर स्थित है। सोनभद्र में देखिए कनहर बांध कनहर नदी पर और चंदौली में है। झारखंड बांध
कर्मनाशा नदी पर, चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो लघु एवं कुटीर उद्योग में सहारनपुर में कुछ उद्योग हैं, जैसे लोहे का बांट, लकड़ी पर नकाशी, माचिस, सिगरेट, हथकरघा, सूती वस्त्र, ये सहारनपुर के बांध हैं। और कंबल निर्माण, कागज उद्योग का बांध कहाँ पर काम होता है? मुजफ्फरनगर पर काम होता है। मेरठ में देखिए कागज उद्योग, खेल का सामान, दिया सलाई वगैरह, ये मेरठ में बनते हैं। और बिजनौर में हथकरघा, सूती वस्त्र, कंबल निर्माण, लकड़ी की नक्काशी वगैरह, ये कहाँ पर होती हैं? बिजनौर में होती हैं। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन और रामपुर का चाकू फेमस है। और बरेली में दिया सलाई, दरी लकड़ी, फर्नीचर, बेत की छड़ी आदि फेमस है। शाहजहांपुर में दरी निर्माण के लिए शाहजहांपुर फेमस है। लखनऊ में बात की जाए तो जरीबात चिकन का काम होता है, जिसमें औषधि लकड़ी के खिलौने भी बनाए जाते हैं, औषधि भी बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। और चिकन मतलब जो चिकन की कढ़ाई होती है उसका काम होता है। हर जगह पर चिकन की कढ़ाई वाले कपड़े फेमस रहते हैं, तो ये चीज भी आपको नोट करना है। हथकरघा व सूती वस्त्र उद्योग आपका अंबेडकर नगर में हो जाता है। इसके बाद में जूट उद्योग में गोरखपुर, देवरिया में देखिए घरेलू सजावटी सामान और सामान पर बुनाई, कदाई, रेडीमेड कपड़े आदि वगैरह। आजमगढ़ में देखिए हथकरघा, सूती वस्त्र, जो कि मुबारकपुर में सबसे ज्यादा होता है। वह भदोही में देखिए तो गलीचा निर्माण के लिए। वाराणसी में जरी व चिकन, फर्नीचर, गलीचा निर्माण, लकड़ी के खिलौने आदि बनाए जाते हैं। मिर्जापुर में देखिए दरी निर्माण, ऊनी वस्त्र उद्योग, गलीचा निर्माण आदि के लिए किया जाता है। जौनपुर में इत्र और सुगंधित तेल वगैरह बनाया जाता है। कानपुर नगर में देखिए कौन कौन सा हो जाता है? तो कानपुर में हो जाता है चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और हौजरी उद्योग, औषधि निर्माण। झांसी में देखिए औषधि निर्माण। जालौन में देखिए हाथ से कागज काल्पी। फिरोजाबाद में देखिए किसका होता है? तो फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। कन्नौज इत्र और सुगंधित तेलों के लिए फेमस है। आगरा फेमस है खरदोजी कला और गलीचा निर्माण। साबुन उद्योग, मिट्टी के खिलौने, लोहे का घाट इसके लिए फेमस है। मथुरा में ताला उद्योग और अलीगढ़ फेमस है ताला उद्योग के लिए। बुलंदशहर भी से फेमस है चीनी मिट्टी उद्योग के लिए। गाजियाबाद फेमस है सिगरेट, चीनी और मिट्टी उद्योग के लिए गाजियाबाद फेमस है। तो ये कुछ प्रमुख जिलों के प्रमुख उद्योग हैं, इनके बारे में मैंने चर्चा की थी। इसके बाद में अब हमारा जो अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे सेंट्रल पल्स पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ पेपर, ये कहाँ पर है? स्कूल ऑफ पेपर, ये सहारनपुर में पड़ता है। गाजियाबाद में कौन सा है? खाद्य अनुसंधान एवं मानवीकरण प्रयोगशाला। इसके बाद में गौतम बुद्ध नगर में आपके बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एवं रिसर्च, ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपके गौतम बुद्ध नगर में पड़ जाते हैं। बुलंदशहर में देखिए, बुलंदशहर में आपका पड़ जाएगा केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र। और मेरठ में पड़ जाएगा रिसर्च स्टेशन और सेंट्रल पेट्रोट रिसर्च सेंटर पड़ जाएगा। इसके बाद में बरेली में पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट और सेंट्रल एब्रियन, जो कि पक्षी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय पशु प्रबंधन जानकारी होती है। लखनऊ में देखिए बहुत से सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पशु जैविक औषधि संस्थान है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है। इसके बाद नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है और मुदूर संवेदन सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर भी स्थित है। अमेठी में देखिए, अमेठी में क्या पड़ जाएगा? राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। सीतापुर में देखिए पड़ जाएगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थैलेमोलॉजी। भदोई में ये भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। इसके बाद में प्रयागराज में देखिए तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, जीवी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान। रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोकोलॉजी। इसके बाद में कानपुर नगर में देखिए दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, भारतीय चमड़ा रगाई एवं जूता संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई पर है। झांसी में देखिए तो चारागाह एवं चारा अनुसंधान। आगरा में कौन कौन से पड़ जाएंगे? आगरा में नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर
लेप्रोसी और नेशनल पैराशूट कॉलेज मथुरा में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मथुरा में स्थित है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। तो उत्तर प्रदेश को जो मैक्सिमम खनिज है वो दक्षिण के पठारी भाग में पाए जाते हैं। जो दक्षिण का पठारी भाग होता है, पठारी जिले होते हैं, वहां पर खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, मैक्सिमम पाए जाते हैं। जिसमें झांसी में कांच, बालू, पोटास, रबड़, सेल खड़ी, एस्बेस्टस, जिप्सम, डायस्पोर, फेल्सपार, ये झांसी में। महोबा की बात की जाए तो पायरोफिलाइट, डायस्पोर, ग्रेनाइट। ललितपुर में देखिए ये मुख्य पाए जाते हैं। इसके बाद में हमीरपुर में पाए जाते हैं, बांदा में भी पाए जाते हैं, चित्रकूट में पाए जाते हैं। चित्रकूट में कांच बालू अधिकतम पाई जाती है। और प्रयागराज में पोटास लवण और कांच बालू पाई जाती है। मिर्जापुर में देखिए ग्रेफाइट हो गया, बेराइट्स हो गया, चाइना क्ले हो गया इत्यादि पाए जाते हैं। जबकि चंदौली में बॉक्साइट, डोलोमाइट, पोटास लवण, मैग्नेसाइट और सोनभद्र में पाए जाते हैं कोयला, सिंगरौली, पोटास लवण, संगमरमर और चाइना क्ले। और कौन सा पाया जाता है? बेराइट्स पाया जाता है। ये कुछ खनिज संसाधन है जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन भी पाए जाते हैं। जैसे कि अलीगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो अलीगढ़ में हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना 1942 में रूस के सहयोग से निर्माण की गई थी। गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है दादरी ताप विद्युत परियोजना। कहाँ पर पाई जाती है? गौतम बुद्ध नगर में, जो उत्तर प्रदेश की एनटीपीसी उत्पादन केंद्र भी माना जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के एनटीपीसी उत्पादन केंद्र की बात कर ली जाए तो दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की है। आंवला ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ की? बरेली की है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ की है? रायबरेली की है। टांडा ताप विद्युत परियोजना, जो टांडा ताप विद्युत परियोजना है, ये अंबेडकर नगर की है। औरैया ताप विद्युत परियोजना औरैया जिले की है। शक्तिनगर सुपर ताल विद्युत परियोजना ये कहाँ की है? सोनभद्र की है। रिहन ताप विद्युत परियोजना ये भी सोनभद्र की है। और मेजा ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज की है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी। सोनभद्र में और कौन कौन सी पड़ती हैं? ओवरा ताल विद्युत परियोजना, इसके ताप विद्युत परियोजना, और अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में ही और पड़ती है। ओबरा जल विद्युत केंद्र, रिहंद बांध जल विद्युत केंद्र है। इसके बाद ललितपुर में माता टीला जल विद्युत परियोजना, राजघाट जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। झांसी में परीक्षा ताप विद्युत परियोजना। और इसके बाद में अगर बात की जाए बुलंदशहर में तो नौरोरा निर्माण केंद्र 1991 में निर्मित और 220 से 220 मेगावाट के रूप समान दो संयंत्र कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश के दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न दर्शनीय और पर्यटन स्थल हैं, जिसमें से आपको कुछ महत्वपूर्ण याद रखने होंगे। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखने होंगे, बाकी आपको जरूरी नहीं है। तो इसको आप मैप के माध्यम से अच्छे से याद कर लीजिए, समझने का प्रयास करिए। बाकी हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं। जैसे अमेठी में जायसी स्मारक है। इसके बाद में अमेठी में और कौशाम्बी में क्या है? संत मूलक दास की रामकारम स्थली है। इसके बाद चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है। और ललितपुर में दशावतार मंदिर भी है कामतपुर में। और शुक्ला तालाब ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पड़ जाता है कानपुर का। देख लेते पहले कानपुर। देखिए ये कानपुर का दिया गया है, जेके मंदिर, जेके टेम्पल, महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो कि बिठूर में पड़ता है। और जय श्री कृष्णा मंदिर या फिर जेके जेके टेम्पल ये कहाँ पर पड़ता है? कानपुर में पड़ जाता है। इसके बाद में और भी जैसे आगरा, आगरा का ताजमहल फेमस है। और क्या है? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, दीवाने खास, ये सब है फेमस है आगरा में। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। इसके बाद में कासगंज में भगवान बरहा मंदिर स्थित है। और और भी इम्पोर्टेंट हैं तो इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। सारनाथ, ये देखिए सारनाथ है। बाबा विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, भारत माता मंदिर है। ये वाराणसी में आपको फेमस मिलेंगे। इसके बाद में और भी जैसे बहुत से फेमस जगह हैं तो इन पे भी आपको ध्यान रखना होगा। संत कबीर की समाधि भी आपको संत कबीर नगर में मिल जाएगी। और अयोध्या जन्मभूमि, अयोध्या में आपको अयोध्या जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक मंदिर आपको मिलेगा। इसके बाद में बहुत सी कई जगह हैं। कुशीनगर में देखिए तो कुशीनगर में आपको भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण से संबंधित कुछ जानकारी मिलेगी। और देवरिया में बाबा सोमनाथ मंदिर मिलेगा। इसके बाद में जौनपुर में अटाला मस्जिद मिलेगी। मिर्जा गाजीपुर में देखिए लॉर्ड कार्नवालिस मकबरा मिलेगा। तो ये कहाँ पर है? सीतापुर में नैमिषारण्य मिलेगा। और हरदोई में आपको विक्टोरिया हॉल घंटाघर मिलेगा। इसके बाद में फरकाबाद में गुरु द्रोणाचार्य जन्मस्थली है। द्रौपदी जन्मस्थली
तीर्थखर्त, विमलनाथ और कपिल मुनि आश्रम भी आपको यहाँ पर मिलेगा। मुजफ्फरनगर में शुक्रताल का प्राचीन शिव शिव मंदिर स्थित है। मेरठ में बेगम समरू चर्च स्थित है। और इसके बाद में श्री सनातन धर्म मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो ये गौतम बुद्ध नगर में मिल जाएगा। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं ऐतिहासिक स्थल के बारे में। तो मेरठ में आलमगीरपुर कपास उगाने के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल माना जाता है। संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर में लोहरा देव जो कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण है। और वाराणसी में सारनाथ, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन वाराणसी में हुआ था। प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय जो कि 14 शवादान के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, तथा महदहा जो गर्ताबास के साक्ष्य हड्डियों के आभूषण एवं मृगधृंग के छल्लों की माला मिलती है। प्रयागराज में देखिए तो चौपानी मांडो झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिलते हैं। और कोल डिभा चावल के प्राचीनतम साक्ष्य भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में महाजनपद या उत्तर प्रदेश के महाजनपद के बारे में बात की जाए तो पांचाल महाजनपद जिसकी राजधानी आही क्षेत्र थी, जिसमें बरेली, बदायूं और फरकाबाद आ जाता था। इसके बाद में कुरु महाजनपद राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, जिसमें बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आ जाता था। और सूरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी, मथुरा आ जाता था। इसके बाद में चेदी महाजनपद में राजधानी शक्तिमती थी, जिसमें ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट इत्यादि आ जाते थे। और बस्य महाजनपद जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इसमें कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी इत्यादि और ये सब सॉरी, यहाँ पर बस्य महाजनपद में क्या क्या आएगा, प्रयागराज और कौशाम्बी आएगा। और बाकी ये जो काशी महाजनपद में संयुक्त, जो काशी महाजनपद में भदोही आ जाएगा, मिर्जापुर आ जाएगा, चंदौली आ जाएगा, वाराणसी आ जाएगा। तो इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। मल्ल महाजनपद में देखिए राजधानी कुशीनगर थी, तो कुशीनगर और देवरिया आएगा। कौशल महाजनपद में श्रावस्ती राजधानी थी, तो इसके में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या और अकबरपुर ये कहाँ पर आ जाते थे, कौशल महाजनपद में। तो कुल कितने महाजनपद यहाँ पर मिले, तो आप देखिएगा एक तो मिला पांचाल, एक कौन सा मिला, पांचाल मिला। दूसरा कौन सा मिला, कौशल मिला। तीसरा कौन सा मिला, मल्ल मिला। चौथा कौन सा मिला, काशी मिला। पांचवा कौन सा मिला, बत्स मिला। छठा कौन सा मिला आपको, छठा बताइएगा, तो चेदी मिला, चेदी। सातवां कौन सा मिला, तो सुरसेन मिला। आठवां कौन सा मिला, कुरु मिला। नौवां कौन सा मिला, तो कुरु। ये कुछ 8 आपको महाजनपद देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, कुछ 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थान एवं संग्रहालय के बारे में चर्चा करते हैं। लखनऊ में देखिए लोक कला संग्रहालय 1989 में स्थापना हुई थी। और भारत खंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी फरवरी 1962 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। तो ये आपको सारी चीजें क्लियर कर लीजिए, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसी पीडीएफ के अंतर्गत, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 में स्थापना हुई थी। लोक नृत्य, लोक एवं जनजातीय कला एवं सांस्कृतिक संस्थान 1996 में स्थापना हुई थी। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी 1988 में। अयोध्या अयोध्या शोध संस्थान 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। सिद्धार्थनगर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय। गोरखपुर में देखिए तो गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगा राजकीय बौद्ध संग्रहालय। कुशीनगर में भी आपको राजकीय बौद्ध संग्रहालय देखने को मिलेगा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय। सुल्तानपुर में जनपदीय संग्रहालय। झांसी में आपको राजकीय संग्रहालय। कन्नौज में आपको राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। और फरकाबाद में आपको राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो कि निर्माणाधीन है। और राजकीय जैन संग्रहालय एवं राजकीय संग्रहालय आपको मथुरा में देखने को मिलेगा। रामपुर में बी आर अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय 2004 में स्थापना हुई थी, रामपुर में देखने को मिलेगा। मेरठ में आपको राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय जो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, ये देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उत्सव देखेंगे तो फरकाबाद के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, रामनगरिया मेला और श्री श्री श्रृंगी रामपुर मेला।
इसके बाद में कंपिल उत्सव, श्रावणी मेला, तो ये कहाँ के हैं, फरकाबाद के फेमस मेले माने जाते हैं। इसके बाद में लखनऊ महोत्सव, और शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला। इसके बाद में लखीमपुर खीरी में आपको गोला गोकर्णनाथ मेला। इसके बाद में सहारनपुर में आपको सकंबरी में देवी मेला देखने को मिलेगा। मेरठ में आपको सरदना महोत्सव और नौचंदी मेला देखने को मिलेगा। इसके बाद में हापुड़ में आपको गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला देखने को मिलेगा। मथुरा में आपको लट्ठमार होली और होली को होलिकोत्सव, और इसके बाद में हरिदयाल जयंती भी देखने को मिली। आगरा में देखेंगे, इसकी क्लियर पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो क्लियर पीडीएफ आपको दे देंगे। क्लियर पीडीएफ में आपको क्लियर दिखाई देगा, सारी चीजें क्लियर आपको पता चल जाएंगी। उत्तर प्रदेश लोक कला की बात की जाए तो पूर्वांचल, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र, तीन प्रकार की लोक कला में विभाजित किया गया था। तो बुंदेलखंड की जो लोक कला है, जिसमें झांसी की कला आ जाती है, जिसे ईश्वरी फाग भी कहते हैं, और यहीं पर देखिए तो ख्याल नृत्य, राहुला नृत्य, राई और मयूर नृत्य भी कहते हैं, जिसे कार्तिक गीत नृत्य, घुरिया, पाई डंडा नृत्य आदि पाए जाते हैं। तो ये चीजें आपको कंफर्म करनी होगी। पूर्वांचल में देखिए तो पूर्वांचल में बलरामपुर में घोड़वा नृत्य, सिद्धार्थनगर में सोहर लोकगीत, और इसके बाद में जौनपुर में चौरसिया नृत्य, मिर्जापुर में आपको कर्मा नृत्य, चोला नृत्य और सोहरा नृत्य या ढोला नृत्य पाया जाता है। कजरी लोकगीत भी मिर्जापुर में है, और ठडिया नृत्य कहाँ पर, सोनभद्र में पाया जाता है। ब्रज क्षेत्र में अलीगढ़ में चरकुला नृत्य, ब्रज क्षेत्र में कौन सा होता है, चरकुला नृत्य आ जाता है। तो ये जो नृत्य हैं ये इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मतलब ये जितने भी जिले दिए गए हैं, जैसे पूर्वांचल के जो ये जिले दिए गए पूर्वांचल के, तो ये पूर्वांचल के जिलों में ये जो नृत्य पाए जाते हैं वो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ये चीज बताई गई है, पूर्वांचल में ये नृत्य पाए जाते हैं, जैसे घोड़वा नृत्य, सोहर लोकगीत, ये वगैरह नृत्य कहाँ पर पाए जाते हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ब्रज क्षेत्र में इतने जिले आ जाते हैं, तो इसमें चरकुला नृत्य, रास नृत्य, खुला झूला नृत्य और रसिया लोकगीत ये पाए जाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में जान लेते हैं। तो बरेली में जो ब्रह्म ज्ञान प्रकाश है, केशव चंद्र सेन द्वारा, तत्वबोधिनी है गुलाब शंकर द्वारा। लखनऊ में भारत पत्रिका हिंदी और उर्दू दोनों में प्रकाशित होती है। गोरखपुर में कल्याण 1926 में। वाराणसी में बनारस अखबार, प्रदेश का पहला दैनिक पत्र, 1945 में गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा जारी किया गया था। आज दैनिक समाचार भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रयागराज में सरस्वती पत्रिका 1910 में। कानपुर नगर में प्रताप पत्रिका वर्ष 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। झांसी में दैनिक जागरण जो सर्वाधिक प्रसार वाला है 1942 में। इटावा में प्रजाहित है, इटावा में कौन सी प्रजाहित है। आगरा में आपको सदेल अखबार उर्दू का पहला अखबार 1946 में, और उजाला हिंदी दैनिक 1948 में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा करें तो बिजनौर में महीगीर और बुक्सा जनजाति पाई जाती है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में थारू जनजाति पाई जाती है। गाजीपुर, बलिया और देवरिया में खरवार जनजाति पाई जाती है। वाराणसी में चेरो जनजाति। मिर्जापुर और सोनभद्र में, मिर्जापुर में देखिए कौन कौन सी, गोड़, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोड़, पंखा और खरवार जनजाति पाई जाती है। जबकि सोनभद्र में कर्मा, परिया, बेगा, पंखा, पनिका, अगरिका, पठारी, चेरो, बुढ़िया और खरवार जनजाति। ललितपुर में सहरिया जनजाति। यहाँ पर अगर जनजाति की बात की जाए तो गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में, गोंड जनजाति है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा बड़ा जनजाति समूह गोंड है। दूसरे नंबर पर खरवार है। तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है, तीसरे नंबर पर थारू जनजाति समूह आ जाता है। तो ये चीज भी याद रखिएगा। बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में जिसमें मैप के माध्यम से सारी चीजें क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर चैनल पर जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलेंगे ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।